को 2025 तक सशक्त राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है, जिसमें राज्य के सभी विभाग अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी क्रम में आज सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की और इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग और वन विभाग शामिल रहे। समीक्षा बैठक में अधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए आने वाले 10 सालों में बनाए गए रोड मैप पर चर्चा की गई और सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान में बरसात के सीजन को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से किए जाने वाले पुलों के निर्माण, सड़कों के निर्माण और आपदा की स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है। वहीं बैठक में मौजूद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि समीक्षा बैठक में वन पंचायत में रहने वाले लोगों की आजीविका के लिए वन विभाग के योगदान में महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। सशक्त उत्तराखंड के तहत सभी विभाग अपने अपने जो रोड मैप है अगले 10 सालों के, उस रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं और वर्तमान में जो बरसात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी हैं, उन सभी की समीक्षा हुई है। कलवटें खोली जानी है, जर्जर पुल हैं, उन सभी को बात की है और आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी जेसीबियां तैनात करके, गैंग लगाकर जहां भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था करें और आपदा के समय में हर स्थिति से उस पर लोगों को सहायता मिले, लोगों को परेशानी में न पड़ना पड़े। 4 धाम यात्रा भी चल रही है, उसके तहत भी सभी तैयारियां पूरी करके विभाग रखें, इसको लेकर आज समीक्षा की है। अब राजभवन में आगंतुकों को लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। राजभवन में जल्द ही एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम प्रारंभ किया जाएगा और पहले चरण में ऑनलाइन गेट पास और ई इन्विटेशन सिस्टम शुरू किया जाएगा। और बताना चाहेंगे कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में राजभवन में एआई आधारित स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम के संबंध में बैठक हुई। राज्यपाल ने ऐप विकसित करने के लिए एनआईसी के अधिकारियों से विचार विमर्श किया। वहीं जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में एआई आधारित पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने की अपेक्षा की है। उन्होंने निदेशक आईडीए अधिकारियों को एआई प्रोजेक्ट को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए रोड मैप बनाने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत आए दिनों अपने पोस्ट के जरिए लगातार चर्चा में बने रहते हैं और अब एक बार फिर से हरीश रावत ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का काम किया है। हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा है कि पीएम मोदी जब भी किसी ऐसे प्रदेश में जाते हैं जहां पर विपक्ष के किसी दल की सरकार है तो वहां के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप पहले ही लगने लगता है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी को केवल मुझ में भ्रष्टाचार नजर आता है, इसलिए मेरे खिलाफ 2-2 सीबीआई के मामले चल रहे हैं। हरीश रावत ने चैलेंज दिया कि प्रदेश में बीजेपी में अभी जो मेरे समकक्ष नेता हैं, मैं उनके साथ अपनी संपत्ति की अदला बदली करने के लिए इच्छुक हूं। वहीं इस पोस्ट पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का भी बयान सामने आया है और उन्होंने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत को कांग्रेस के अंदर बनी गांठों को सुलझाने का काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, ऐसा है कि जो ये हरीश रावत जी लगातार बीच बीच में मस्खरी करते हैं, तो उनको मस्खरी करने से अच्छा है कि अपने अंदर की जो कांग्रेस में गांठें हैं उस गांठों को खोलने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का सबसे बड़ा अंतर उनको ये देखना चाहिए कि जब कांग्रेस ने इतने सालों से शासन किया तो लगातार उसमें घोटाले और घोटाले और घोटाले ही किए। नहीं तो जो पी चिदम्बरम इनके कांग्रेस के वित्त मंत्री रहे, उनकी 20,000 करोड़ जो दुनिया के 39 देशों की जीडीपी से भी अधिक आय है, उससे ज्यादा आय उनके पास कैसे आई, जरा इस पर भी ध्यान वो दे ले। और जितने घोटाले कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुए, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, तो तरह तरह के जो उन्होंने घोटाले किए उसी को लेकर लगातार मोदी जी बोलते रहते हैं। तो उनको उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, अपने घोटालों को उनको बोलना चाहिए, एकदम खुले मंच से बोलना चाहिए कि हाँ हमने घोटाले किए हैं। देवभूमि उत्तराखंड के कण-कण में ईश्वर का निवास है। यहाँ की दिव्यता, भव्यता और भगवान जगन्नाथ की संस्कृति को बढ़ावा देने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट के जरिए सीएम का धन्यवाद किया है। वहीं इस पर सीएम ने भी ट्वीट कर उत्तराखंड एवं ओडिशा के आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की बात कही है।
तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दोनों ही राज्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध हैं और माननीय केंद्रीय मंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश में चारों धामों के साथ ही भगवान जगन्नाथ जी का ये धाम पूरे देश में धार्मिक पर्यटन को नए आयाम देते हुए उत्तराखंड एवं ओडिशा के आध्यात्मिक संबंधों को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्वीट कर कहा है कि दोनों ही राज्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध हैं। वहीं माननीय केंद्रीय मंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश में चारों धामों के साथ ही भगवान जगन्नाथ जी का ये धाम पूरे देश में धार्मिक पर्यटन को नए आयाम देते हुए उत्तराखंड एवं ओडिशा के आध्यात्मिक संबंधों को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। भारतीय स्टार शटलर खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है और दरअसल लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल्स में चीनी शटलर को मात देकर ये कामयाबी हासिल की है। वहीं इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी लक्ष्य सेन को ट्वीट करते हुए बधाई दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करने पर देवभूमि उत्तराखंड के सपूत लक्ष्य सेन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपकी इस उपलब्धि से पूरा देश गौरवान्वित है। वहीं उज्जवल भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं। उत्तराखंड को एक राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में आज सीएम आवास कूच करने पहुंचे और बताना चाहेंगे कि पिछले 10 सालों से राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि 10 साल में 2 सरकारें बदल चुकी हैं और किसी ने भी उनकी मांगों की तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। खासतौर पर जो 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग ये लोग लंबे समय से कर रहे हैं, वो भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसके चलते आंदोलनकारी काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री और सरकार कब तक इस मामले को संज्ञान में लेकर कोई उचित फैसला राज्य आंदोलनकारियों के हक में लेती है। ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी तमाम पिछले विगत 23 वर्षों से जो है राज्य हितों को लेकर लड़ते रहे हैं, जो भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और अपने भी जो राज्य आंदोलनकारियों की जो मांगे हैं उनको लेके भी लगातार संघर्षरत रहे हैं। उसमें चाहे वो चिन्हीकरण का मामला हो, चाहे वो 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला हो, चाहे वो सम्मान पेंशन का मामला हो, तमाम हमारी जो वेलफेयर की जो चीजें हैं उनको लेके हम लोग लामबंद रहे हैं। 2011 के बाद जो चिन्हीकरण जो जिस तरीके से होना चाहिए था, 2011 के बाद वैसा चिन्हीकरण नहीं किया। 13 के 13 जिलाधिकारियों ने जो भी शासन आदेश निकले उनका परिपालन ठीक से नहीं किया और 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए 26 अगस्त 2013 से और 26 अगस्त 2023 आने वाली है। इन 10 वर्षों में जो पुनर्बहाली उस 10% क्षैतिज आरक्षण की होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हुई है। और ये वर्तमान सरकार के वादे के अनुसार जो उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है, उस वादे के अनुसार ये हमारी एक आखिरी वादा निभाओ रैली के तौर पे देखेंगे हम उसको। उधर उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण कई सड़कें भी बंद हो चुकी हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर सरकार और लोगों के लिए चिंता बढ़ा रहा है और आप स्क्रीन पर देखेंगे कि कैसे उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने उत्तरकाशी, हरिद्वार और ऋषिकेश की। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदियां किस तरह से उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें ऋषिकेश की तो स्क्रीन पर साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि कैसे नदी का जलस्तर उफान मार रहा है, जिसे देखकर आपकी भी सांसें थम जाएंगी। ऋषिकेश में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं ये 3 तस्वीरें उत्तरकाशी, हरिद्वार और ऋषिकेश से। देश और प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह ही पचवादून क्षेत्र में भी बरसात का तांडव देखने को मिल रहा है। कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से मोटर मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं नदी नालों के उफान के चलते नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहीं विकासनगर में देर रात हुई मूसलाधार बरसात के चलते यमुना नदी किनारे एक टापू पर 12 जिंदगियां मौत के मुंह में फंस गई हैं। स्थानीय पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 12 जिंदगियों में 4 बच्चों और 8 बड़े लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है।
कुमाऊं मंडल में भारी बरसात में रेड अलर्ट के चलते पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। वहीं आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने एसडीआरएफ और जल पुलिस सहित सभी जिलों के एसएसपी को एक्टिव मोड में रहने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा बरसात की चेतावनी को देखते हुए सभी पहाड़ी मार्गों में रात को यातायात बंद करने के निर्देश भी दिए गए और बहुत जरूरी होने पर ही पहाड़ों पर यात्रा की अनुमति दी जाएगी। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को भी 24 घंटे तैनात रहने के लिए कहा गया है। अभी लगातार हम लोग जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जहाँ भी अलर्ट है और जो स्पेसिफिक पॉइंट वाइज अलर्ट है उस पर हमारा विशेष ध्यान है। पूर्व में भी जहाँ आपदाएं आ चुकी है उस पर भी हमारा विशेष ध्यान है और एसडीआरएफ और जल पुलिस को जो है एक हमने ऐसे जो हॉटस्पॉट है हमारे आपदा से रिलेटेड वहाँ पर पोस्ट किया हुआ है। और अभी फ़िलहाल तो सारे जो नेशनल हाईवेज़ खुले हुए हैं, स्टेट हाईवेज़ भी खुले हुए हैं। एक धारचूला पांगला मार्ग अभी बंद है, तो सभी रास्तों को भी मॉनिटर कर रहे हैं। और ख़ासकर हमने रात में 8 बजे के बाद बारिश के चलते जो है जो पहाड़ों का आवागमन है इस पर थोड़ा निर्बंध लगाए हुए हैं ताकि रास्ते बंद रहते हैं और यात्री बीच में फंस जाते हैं। तो उस पर भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि रात में जो है पहाड़ों में जो है वो आवागमन को रोका जा सके। उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिसका असर पूरे प्रदेश में नजर आ रहा है। एक और जहां भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन की स्थिति देखने को मिल रही है, तो वहीं नदियां और तालाब भी अपने उफान पर हैं। इसी कड़ी में कोटद्वार की खो नदी अपने उफान पर है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से चेतावनी जारी कर दी है। पर बावजूद इसके लोग सिद्धबली मंदिर के पीछे खो नदी में नहाने के लिए पहुंच रहे हैं। बताना चाहेंगे कि बरसात में नदी में किसी भी वक्त बाढ़ आने का खतरा लगातार बना हुआ है और इसके बावजूद नहाने के लिए नदी में लोगों का जमघट लगा हुआ है। इस दौरान उपजिलाधिकारी ने बताया कि नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित रहने के लिए पिछली बार की ही तरह इस बार भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस संबंध में हम सिंचाई विभाग को राशन अपनी ओर से प्रत्यक्ष जारी कर देंगे कि नदियों में जाने के सबको रोक दें। और वैसे पिछली बार हम लोगों ने वर्षा काल में पुलिस के माध्यम से इसमें चेतावनी भी जारी करवाई थी। इवन इफ जो सिद्धिबली मंदिर के आसपास में कुछ छोटा सा पॉन्ड बना के लोग उसमें नहाते हैं, वहाँ पर भी एक पुलिस की जिप्सी के माध्यम से हम लोगों ने गाड़ी वहीं पर खड़ी कर रखी थी ताकि वहाँ से जो भी व्यक्ति उसमें वहाँ पर जाए तो उसको वहाँ से वापस भेज दिया जाए। इस बार भी इसी प्रकार का प्रयास करेंगे हम लोग ताकि कोई दुर्घटना से बचा सकें। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर चर्चा तेज। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुबोही खान ने यूसीसी के प्रति जताया समर्थन, कहा देश में एक कानून की जरूरत। रुद्रपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक व्यक्ति को 110 ग्राम स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। वहीं आरोपी पर पहले से ही दर्ज है 4 मुकदमे। देहरादून में कॉस्मेटिक की दुकान में लगी अचानक से आग, सारा सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। देहरादून में डेंगू का आतंक जारी। वहीं पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की हुई है डेंगू की पुष्टि। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपलिंग की प्रक्रिया हुई है तेज। उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते जालंधरी नदी में उफान। हर्षिल क्यारकुटी ट्रैक को जोड़ने वाला पुल हुआ तबाह। वहीं मामले में प्रशासन अलर्ट। काशीपुर में पुलिस ने नाबालिग को किया रेस्क्यू। वहीं पुलिस ने अपहरण मामले में 2 युवकों को किया है गिरफ्तार। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है मुकदमा। देवदूत बनी हुई है प्रदेश पुलिस। वहीं डूबते हुए कांवड़ियों की बचाई जा रही है जान। हर की पौड़ी पर एक कांवड़िए का फिसला था पैर। उत्तराखंड में भारी बारिश जारी। उफनते नाले में फंसी हिमाचल रोडवेज। वहीं यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तराखंड में बारिश के बीच शिव भक्तों का रेला। भोले बाबा के जयकारों से गूंजा हरिद्वार। वहीं सड़कों पर दिखी रंग बिरंगे कांवड़। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। बारिश के चलते नदियों का बढ़ा है जलस्तर। गंगोत्री, टिहरी, गढ़वाल में पानी, बिजली बंद। लोगों और कांवड़ियों को हो रही है भारी परेशानी। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।